नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। ऐसे माने तो देश को नया प्रधानमंत्री मिल गया। चेहरा वही है जो 2014 में था, नाम भी वही है, क्योंकि जब चेहरा वही है तो नाम भी वही है। तीसरी बार मोदी जी ने शपथ ली और साथ ही साथ 72 मिनिस्टर्स ने भी शपथ ली। इसके पहले बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि मिनिस्टर्स किसको क्या पद मिलेगा, अलायंस कौन सा पद मांग रहे हैं, कोई किसी को कोई मिनिस्ट्री चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आया उनके 72 मिनिस्टर्स में, या ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि कोई भी उनको अपोज कर रहा है या प्रेशर में डाल रहा। मोदी जी को ऐसा लग रहा था कि मोदी जी ने वैसे ही शपथ लिए जैसे 2014 या 2019 में रहा हो, 2024 में भी वैसे ही है। अब अंदर क्या बात है ये बाद में बात आपको पता चलेगी, जब कुछ महीने चल जाने दीजिए सरकार, तब पता चलेगी। क्योंकि अभी तो अलायंस को भी ये दिखाना है कि हम साथ साथ हैं, और मोदी जी को भी दिखाना है कि हमारे अलायंस हमारे साथ हैं। क्योंकि याद कीजिए, जब से रिजल्ट आया है तब से मोदी जी यही बात बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार है, ना एनडीए जीता था ना एनडीए हारा है। इसलिए अंदर खाने जो भी दिक्कतें होंगी, खींचातानी होगी, वो ऊपर सामने नहीं दिखनी है। और हो सकता है कि 2019 में जो मिनिस्टर थे, यानी कि वित्त मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, सब बीजेपी के पास ही रहे। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है, जो एनडीए अलायंस है इसमें 4 बड़े घटक हैं। जैसे कि टीडीपी जो कि चंद्रबाबू नायडू की है, और दूसरा है जेडीयू नीतीश कुमार जी की, बिहार से ही एलजेपी है चिराग पासवान की, महाराष्ट्र से है शिवसेना शिंदे ग्रुप, और महाराष्ट्र से ही है अजीत पवार जी की एनसीपी। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, मोदी जी को ये कहीं नहीं लग रहा है कि ये अलायंस है, या वो ये शो करना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मैं किसी भी घटक दल के दबाव में कोई भी डिसीजन नहीं लूंगा। जैसे 2014 था, 2019 था, वैसे ही 2024 में भी चलेगा। क्योंकि इनको पता है कि अभी टीडीपी और जेडीयू दोनों इनके साथ है। एलजेपी कभी भी इनका विरोध नहीं करेगी, इस चीज का इनको पता है, इसलिए इस पे इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनको तीनों लोग अगर मिल जाते हैं तो तीनों के मिलने के बाद सरकार सुरक्षित है, इसलिए इस पे कोई भी आपत्ति इनको नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की बात देखिए, महाराष्ट्र में अभी से ही बागी सुर उठना शुरू हो गए हैं। जो इंडिया गठबंधन बार बार बोल रहा है सरकार नहीं चलेगी, उसके पीछे का रीजन यही है कि महाराष्ट्र से प्रफुल्ल पटेल, यानी कि एनसीपी ग्रुप के, अजीत पवार ग्रुप के प्रफुल्ल पटेल को मिनिस्टर पद दिया गया था। MOS ये इंडिपेंडेंट चार्ज था एकदम, लेकिन उन्होंने ये पद लेने से मना कर दिया। अब ये पद लेने से मना क्यों कर दिया? उन्होंने बोला कैबिनेट मिनिस्टर मैं पहले रहा हूं, ये मेरे लिए डिमोशन हो जाएगा। लेकिन बात कुछ और है, वो अब एनडीए में अजीत पवार हो सकता है आने वाले समय में ना भी रहें। क्यों ना रहें? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आज एनडीए में रहते हैं तो उनको सारे जो विधायक हैं वो टूट के, जो आज महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे की जो सरकार है वो टूट सकती है और अजीत पवार के सारे विधायक जा सकते हैं। ऐसे ही शिवसेना श्रीरंग जी, उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने ये बोला कि 7 MP पे एक आदमी को क्यों मिनिस्टर बनाया जा रहा है। ये एक्चुअली 7 पे 1 की बात नहीं है। इनको ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में हमारी वैल्यू नहीं रह जाएगी, और हम अपने लोगों को जाके, जो एमएलए टूट के आए हैं, उन एमएलए को हम क्या जवाब देंगे कि एक ही MP एक ही मिनिस्टर हमारा बना। चूंकि बीजेपी को ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि 7 MP और एक अजीत पवार का MP अगर महाराष्ट्र से टूट भी जाते हैं तो उनके सरकार पर कोई भी दिक्कत नहीं है, इसलिए इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आगे चल के यही लोग अपने आप हटके इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। इसीलिए इंडिया गठबंधन के लोग बार बार बोल रहे हैं कि सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। अब बात आती है टीडीपी की या जेडीयू की। वो लोग आज क्यों नहीं अपोज कर रहे हैं, या क्यों विरोध के सुर उनमें से नहीं उठ रहे हैं? क्योंकि उनको अभी कुछ अपने काम ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में कराने हैं, ताकि वो दूसरों को दिखा सकें, अपने वोटर्स को दिखा सकें कि हाँ भाई देखिए हम वहाँ से फंड लेके आए, हम ये पैसा लेके आए, हम यहाँ पे कुछ विकास कार्य करेंगे दिखाने के लिए। लेकिन
जैसे ही स्पीकर का चयन हो जाएगा, अगर ये टीडीपी या जेडीयू का स्पीकर नहीं बनता है, वैसे ही इन लोगों के दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं आ जाएगी कि आने वाले समय में जेडीयू या टीडीपी तोड़ी जा सकती है, या बीजेपी के पास जेडीयू या टीडीपी के दोनों जोड़ के बराबर अगर अदर्स के भी कुछ लोग जुड़ जाते हैं और अगर उनके पास सीटें मजबूत हो जाती हैं, तो फिर बीजेपी इनसे निगोशिएट करने की क्षमता में आ जाएगी। उस समय अंदर खाने कहीं ना कहीं कुछ विरोध के स्वर उठेंगे। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है, इन 72 मिनिस्टर्स में से कोई भी कल मुस्लिम मिनिस्टर शपथ नहीं लिया है। ये मैं नहीं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, उसमें लिखा गया है। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इस 2024 के पूरे इलेक्शन में मोदी जी राहुल गांधी के पिच पे खेलते रहे और शपथ लेने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो राहुल गांधी जी के ही पिच पर खेल रहे हैं आज भी। क्योंकि शपथ के टाइम में अगर आप ध्यान दीजिए, जिन मिनिस्टर्स को शपथ दिलाई गई उसमें 27 ओबीसी हैं, 10 एससी हैं, 5 एसटी कैंडिडेट हैं और 4 माइनॉरिटी के हैं, लेकिन वो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा ये है कि जो जातिगत जनगणना राहुल गांधी जी शुरू से लेके पूरे इलेक्शन तक वो कहते रहे, वो जातिगत जनगणना मोदी जी ने कराई तो नहीं, लेकिन मिनिस्टर्स के रूप में जरूर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी विभाजित किया। याद कीजिए, राहुल गांधी जी हमेशा एक बात बोलते रहते थे कि उनके मिनिस्टर्स में ओबीसी और एससी एसटी या माइनॉरिटीज बहुत कम है। अगर इन 27 को जोड़ दें तो 27 ओबीसी, 10 एससी यानी कि 37, 5 एसटी यानी कि 42 और 4 माइनॉरिटी यानी कि 46। 72 में से 46 लोग ऐसे हैं कि जिनको राहुल गांधी जी 2024 के इलेक्शन में बोलते रहे कि उनके केंद्र में मिनिस्टर्स ये नहीं हैं इस जाति के जिसके ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए। आज मोदी जी ने अपने मिनिस्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी ओबीसी और एससी एसटी की करने की कोशिश की है, लेकिन एक भी मुस्लिम नहीं है, पहली चीज़। यानी कि राहुल गांधी की बातों को आज भी वो तवज्जो दे रहे हैं। समझिए ऐसा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि देश क्या चाहता है। देश नफरत की राजनीति नहीं चाह रहा था। यानी कि राहुल गांधी जी की जो बात थी वो सारी देश ने मानी, तभी आज एक बहुत मजबूत विपक्ष आके खड़ा है। जितना मजबूत विपक्ष है उतनी मजबूत सरकार नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। अलायंस ऐसे हैं जो माइनॉरिटीज को आज इन्होंने फिर निगलेक्ट किया है या कम दिया है, ये कल उसी के लिए बोलना शुरू करेंगे तो तब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। बहरहाल आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय मोदी जी पहले दिन जिस समय अपना कार्यभार स्टार्ट किए हैं, ठीक उन्होंने सबसे पहला सिग्नेचर किया है 20,000 करोड़ रुपए, यानी कि 7वीं किस्त जो किसानों को जानी है उस पे साइन किया है, जिससे लगभग 8 करोड़ किसानों को 7वीं किस्त मिलेगी और फायदा होगा। सोचिए आज पहले दिन उन्होंने किसानों के बिल पे साइन किया, क्योंकि पूरे 24 के पूरे इलेक्शन में मुद्दा किसान ही थे। पूरे मुद्दा ओबीसी एससी एसटी समाज के आरक्षण का था। पूरा मुद्दा इन लोगों की देश में कैबिनेट में भागीदारी का था। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी के सपने में भी राहुल गांधी आना शुरू हो गए। तीसरी सबसे बड़ी चीज, मिनिस्टर्स ने ओथ लिया, जो शपथ ग्रहण की है, उसमें जेडीयू और टीडीपी ने कोई मांग नहीं की। ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है सामने कि मोदी जी अपने ही रंग से, अपने ढंग से इस सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दो बातें इसमें समझ में आती। अगर मोदी जी अपने मन से चलाने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर खाने कहीं ये कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर 2014 से 2024 की जो सरकार चली है वैसी ही चलेगी। और क्या फिर जेडीयू और टीडीपी को वो चीज़ें मिल पाएंगी जो मुद्दे या जो मैनिफेस्टो में उन्होंने अपने लिख रखा है। 6 महीने या 8 महीने बाद बिहार में भी इलेक्शन होने हैं। टीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में इलेक्शन से पहले लिख रखा था कि किन किन को कितना % आरक्षण दिया जाएगा। क्या वो टीडीपी करा पाएगी या जेडीयू
जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रही, क्या वो दिला पाएगी? अगर ये सही नहीं है कि मोदी जी अपने अनुसार नहीं, ये सिर्फ एक आपस में एक समर्थन है कि सामने ये दिखाना है कि एनडीए की सरकार है, तो ये खींचातानी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। इंडिया गठबंधन बार बार इस बात को कह रहा है कि 6 महीने से ज़्यादा सरकार नहीं चलेगी, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं उसके पास भी सूत्रों की इंफॉर्मेशन है कि ये सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, या क्या आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखना बहुत उचित होगा। आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।